गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेसन 15 है ना, हमारे चारों ओर वायु। ठीक है, क्या आपने कभी वायु को देखा है? नहीं देखा? ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि आपने वायु को कहाँ देखा है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्टली क्या बोला है कि अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी जीव को क्या काय की आवश्यकता होती है? वायु की। क्यों होती है? जीवित रहने के लिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, है ना। तो जो सांस लेते हैं तो सांस में क्या होता है ना, क्या होता है सांस में? ऑक्सीजन होती है जो कि एक वायु है। ठीक है, तो हमें सभी जीवों को इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है ना। क्या बोल रहा है कि क्या आपने कभी वायु को देखा है? जो आप वायु ग्रहण करते हैं, क्या आपको कभी दिखाई देती है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी, है ना। आपने देखा होगा कि आपने वायु को देखा तो नहीं है ना, परंतु वह यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बात आपने कई बार नोटिस किया होगा, है ना। किस तरीके से किया है आपने? देखिए, इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती है या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, है ना। जब क्या होता है, जब हवा चलती है ना, तो क्या होता है, जो पेड़ों की पत्तियां होती है वो कैसी होती है? एकदम खड़खड़ बजने लगती है ना, खड़खड़ाती है। ठीक है, पेड़ की डालियां हिलने लगती है। ठीक है, और जो कपड़े हम सुखाते हैं तो वह लटकते हुए कपड़े धीरे धीरे हिलने लगते हैं, है ना। तब आपने देखा है कि वहां पर वायु उपस्थित है, तेज चल रही है, धीरे चल रही है, आप ये भी सब चीजें देखते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं ना। जब भी आप पढ़ते हैं, है ना, जब भी आप पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, आप फैन ऑन करते हैं तो आपकी जो बुक्स के पन्ने हैं वे कैसे हो जाते हैं? आवाज करने लगते हैं या पलटने लगते हैं। ठीक है, तो काय की उपस्थिति के कारण होता है ये? वायु की उपस्थिति के कारण। अब वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है ना। आप मकर संक्रांति के टाइम बहुत पतंग उड़ाते हैं, है ना। तो वो क्यों उड़ती है? क्योंकि वहां उस टाइम वायु बहुत अधिक तेज चलती है, इसी के कारण आप पतंग उड़ा पाते हैं, है ना। वायु प्रेजेंट रहेगी तो आप ऐसे कोई भी काम कर सकेंगे। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे का निष्पादन द्वारा अलग किया था, है ना। जब क्या हुआ था कि अध्याय 5 हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्रियाकलाप 3 था, जिसमें कि हमने निष्पादन विधि को जाना था कि एक्चुअल में ये होती क्या है ना। तो हमने क्या किया था, रेत और लकड़ी का जो बुरादा है उसे अलग किया था। तो कैसे किया था? हमने सूपे में थोड़ी सी रेत और लकड़ी का बुरादा मिक्स किया था और उसे लिया था, है ना। तो अपने कंधे की हाइट तक ले जाकर क्या करना होता है, हमें उससे हल्का तिरछा करके गिराना होता है। तो जो रेत होती है वो भारी होती है तो वह एक ढेर बना के नीचे गिर जाती है, और जो बुरादा होता है वह क्या होता है कि हवा के कारण थोड़े दूर गिर जाता है, जिससे कि रेत और बुरादा अलग हो जाता है। ठीक है, अब निष्पादन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है ना। यदि वायु बह रही है तो उसमें अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, जो चीजें हमें हमारे अनाज हो या किसी भी चीज से अलग करनी होती है वो बहुत अच्छे से प्रभाव करती है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। जब भी तूफान आते हैं तो क्या होता है, तूफान क्यों आते हैं? क्योंकि वायु बहुत तेज तेज गति से चलती है ना। अब कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है। कभी कभी वायु इतनी तेज चलती, जो तूफान होते हैं इतने खतरनाक होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि पेड़ों को भी उखाड़ ले जाते हैं, तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उखाड़ कर ले जाते हैं ना। जिस छत पर क्या होता है, टीन वगैरह ढके होते, टीन शीट्स, है ना। तो वायु बहुत अधिक तेज चले तो क्या होता है, वे भी निकल जाते हैं, उखड़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? ऐसी फिरकियां आपने मंडई मेलों में बहुत ली होगी और घर में कागज की बनाकर भी खेली होगी, है ना।
तो वही देखिए, अब क्रियाकलाप करके देखते हैं हम। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। अब हम फिरकी कैसे बनाएंगे, आपको तो आती है, पर हम भी देख लेते हैं कि फिरकी कैसे बनाई जाती है, फिर से देखते हैं ना। अब फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। ठीक है, एक फिरकी लेना है और उसे क्या करना है, उसकी डंडी को पकड़कर हमें एक खुले मैदान में जाना है और अलग अलग दिशाओं में उसको रखना है। अब इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, है ना, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, हमारी फिरकी घूमने लगेगी। देखिए क्या होता है, क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? अब सोचिए कि आप तो वहां पर कुछ पंखा या कुछ और चीजें नहीं लगा रहे, या फिरकी में हमारी बैटरी तो है नहीं, है ना, जो चलेगी। तो वो कैसे चलती है? ठीक है, वो कैसी घूम रही है? तो इसे कौन घुमा रहा है, कौन घुमाएगा इसे? वायु घुमाएगी। क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? तो आप इससे जान सकते हैं कि वहां पर वायु प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या आपने वात सूतक को घूमते हुए देखा है? यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। देखिए ये ऐसा होता है वात सूतक, है ना। तो ये किस दिशा में रुकेगा? जिस दिशा में वायु चल रही होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? ठीक है, देखिए ये सब क्या है कि अपनी फिरकी घुमाई है, इससे आप पता कर ही सकते हैं कि वायु उपस्थित है या नहीं है। ये हमारे जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप इसे मज़े ले लेकर पढ़िए। ठीक है, अब क्या बोला है कि अपनी मुट्ठी बंद करे, इसके अंदर क्या है? जैसे ही हमने मुट्ठी बंद किया तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? सोचिए, कुछ भी नहीं, है ना। हमने मुट्ठी बंद की है पर हमारी मुट्ठी कैसी है? खाली है। क्या वो खाली होती है? अब देखिए, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करके देखेंगे कि एक्चुअल में जो मुट्ठी हमने बंद की है या जो चीज़ हम खाली छोड़ देते हैं, क्या सच में वो खाली होती है या उसके अंदर वायु भरी होती है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लेंगे, और क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है ना। जैसे ही हमने एक कांच की एक खाली बोतल ली, है ना, तो उसमें पूछ रहा है कि क्या ये खाली है या इसके अंदर कुछ है। अब उसे कैसा करेंगे, उल्टा कीजिए, क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब जैसे ही हम उससे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, है ना, जैसे इसके जैसे। तो यहाँ जिस डायग्राम में दिया है ऐसे उल्टे करेंगे तो क्या अब इसके अंदर कुछ है क्या? अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबोइए, जैसे इसमें डुबाया गया है। ठीक है, ये खाली बॉटल है। अब इसमें हमने एक पॉट में क्या लिया है, पानी लिया है और इसे पलट कर रख दिया है। ठीक है, अब बोतल को ध्यान से देखिए, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? देखिए, अब जैसे जैसे डुबाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो बोतल है वो ऊपर आने लगेगी, है ना, पर इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए, क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? आपने ये सब चीज़ें बहुत किया होगा, है ना। जैसे कि हम क्या होता है, जब भी नहाने के लिए जाते हैं तो हमारा जो लोटा होता है ना, जिससे हम नहाते हैं करचा, तो जैसे ही हम उसे क्या करते हैं, ऐसा सीधा रखेंगे, है ना, सीधा दबाएंगे तो वो क्या होगा, एकदम प्रेशर देके ऊपर ही आएगा। और थोड़ा तिरछा करेंगे तो क्या होता है, वहाँ उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने की है। क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? ठीक है, अब जैसे ही उसे तिरछा करेंगे तो आपको पानी के कुछ बुलबुले ऊपर आते हुए दिखाई देंगे या बुदबुदाहट की आवाज सुनाई देगी, है ना। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था, है ना? क्या आप अब बता सकते हैं कि एक्चुअल में बोतल के अंदर क्या था? जैसे ही हमने उसे सीधा किया तो उसमें पानी नहीं गया, और तिरछा किया तो पानी चले गया। तो क्या होगा उसमें, बताइए आप, क्या होगा? वायु होगी, है ना? वायु होगी, उसे जाने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो पानी को जाने नहीं देगी, और जैसे ही तिरछी की है वायु निकलती जाएगी और पानी भरता जाएगा, है ना? हाँ, आप सही है, वह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी, है ना? जो बोतल में उपस्थित थी, क्या थी? वायु थी। अब बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी, ठीक है?
अब बोतल क्या है, वायु से भरी हुई थी, तो खाली थी क्या? नहीं। यदि आप कोई ऐसा पात्र ले लिए जिसमें कि चावल भरे हुए हो, है ना? चावल भरे हुए हो, अब उसमें आप एक्स्ट्रा चावल डालोगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वह नीचे ही चला जाएगा। तो जब बोतल खाली ही नहीं है, भरी हुई है, तो उसमें पानी जाएगा क्या? नहीं जाता है ना? तो वास्तव में इसे उलटने पर भी यह की सॉरी पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी, है ना? जैसे ही हम उसे उलटते हैं तो क्या होती, वह वायु से भरी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है तो पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, है ना? जैसे ही सीधी उल्टी रखते हैं तो बोतल में पानी जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती, ठीक है? वायु के निकलने के लिए कोई जगह बची क्या उसके पास? नहीं बची, क्योंकि वो तो एकदम सीधा है ना? जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुई भाग में पानी भर जाता है, ठीक है? अब जैसे ही हम तिरछी करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगती है और जो खाली बचा हुआ भाग रहता है उसमें पानी भरता जाता है, ठीक है? आई बात समझ में आपको? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है ना? अब इस बात से स्पष्ट है कि वायु जो है वो क्या करती है, स्थान को घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। क्या आपको वायु कभी रंगीन दिखाई देती है क्या? नहीं देती है ना? हम इसके आर पार देख सकते हैं। क्या बोला है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं, तो आर पार देखने जाने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? पारदर्शी, ठीक है? अब हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है? क्या बोला है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कई वायु की पतली परतों से घिरी हुई है ना? जो कि पृथ्वी से काफी दूरी पर है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए आगे, जैसे बोला है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में क्या होगा कि हम पृथ्वी के तल से, है ना, अपन जमीन से हम ऊपर जाते जाएंगे, हमारा जो वायु का लेवल है, ऑक्सीजन लेवल है, वह कैसा होते जाएगा? कम होता जाएगा। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ऊपर चढ़ने से क्या होता है, वायु की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिलने लगती है ना? यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिससे कि वह सांस ले सके, ठीक है? आगे बात समझ में? अब हम पढ़ेंगे वायु किससे बनी है, ठीक है? ये जो वायु है वो एक्चुअल में बनती किससे है, ये जानेंगे, ठीक है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है ना? 18वीं शताब्दी तक लोगों ने क्या सोचा कि शायद वायु एक ही पदार्थ है ना, जिसे हम ग्रहण करते हैं। अब प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है ना? जैसे जैसे डेवलप होता गया और प्रयोग करते गए, तब पता चला कि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है ना? जो वायु बनती है वो क्या होता है कि कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे कि ये मिश्रण किस प्रकार का है, कैसे बना है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्टली पढ़ेंगे हम जलवाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है ना? जो वायु में क्या होता है, जलवाष्प विद्यमान होती है। जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं तो पानी वाष्प के रूप में जाता है ना ऊपर, तो क्या होगा, ये वायुमंडल में जाएगा, तो जो वायु है उसमें जलवाष्प भी विद्यमान रहेगी। अब हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है ना? देखो बारिश कैसे होती है, जो भी समुद्र का, झीलों का, नदियों का पानी क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से
गर्म हो जाता है ना? तो गर्म होगा तो वो तो पानी क्या होगा, वाष्प के रूप में जाएगा। तो जो बादल उड़ते हुए रहते हैं तो वो क्या होता है कि पानी की जलवाष्प होती है, ठीक है? वह जलवाष्प होती है। अब जैसे ही वो ऐसे एरिया में जाएगा जहाँ पर ठंडा हो, जैसे कुछ जंगलों के ऊपर का जो एरिया होता है या जहाँ बहुत पेड़-पौधे होते हैं। अब वे स्थान कैसे होते हैं, बिल्कुल ठंडे होते हैं, तो वहाँ जाकर वो जलवाष्प ठंडी हो जाती है और बारिश होती है ना? क्या आपको ये बात पता थी कि बारिश कैसे होती है? तो ऐसे होती है, ठीक है? प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है ना। यदि बरसात चाहिए, जल चक्र बनेगा, है ना, तो जल चक्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, ठीक है, तभी यह संभव है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है किसी ने, है ना, तो हम देखेंगे ऑक्सीजन। फर्स्ट कौन सी गैस देखेंगे, हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन में क्या बोला है, अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाइए। हमें क्या करना है कि जैसे इस डायग्राम में दिया है, हमें एक लंबाई की 2 मोमबत्ती लेनी है और टेबल पे रख देनी है, ठीक है। अब क्या करने बोला है, और उन्हें जला भी लेना है। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। अब क्या करना है हमें कि एक मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा रखना है। फिर दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखिए, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती है या बुझ जाती है ना। आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, ठीक है। क्या होगा कि अब जैसे ही उस पर गिलास ढक देंगे, है ना, तो ग्लास ढकेंगे तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होता है कि किसी भी चीज को जलाने में हेल्पफुल है। अब ऑक्सीजन होगी ही नहीं तो वो कुछ देर तक जलेगा और बाकी बुझ जाएगा, जिसमें हमने कांच की गिलास ढकी हुई है। और जो क्या है, जो दूसरी मोमबत्ती है जलती रहती है, इसका क्या कारण हो सकता है, विचार करें। अब जो दूसरी मोमबत्ती है वो जल क्यों रही है, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है ना। अब ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसीलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है ना। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। तो जो जो वायु का घटक जलने के लिए सहायक होता है वह क्या है, सीमित है, जिसमें हमने ढके हैं। और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाती है ना। और क्या होता है कि मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाती है, जलेगी तो पूरी खत्म हो जाएगी। जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। अब जो दूसरी मोमबत्तियों से लगातार वायु मिलती रहेगी तो वह जलती रहेगी। अब वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है, ठीक है। अब जो जलने में सहायक है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है। हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, सॉरी गलत दब गया, है ना। तो अब क्या है कि जो जलने में सहायक है वह क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सेकंड है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पढ़ेंगे। नाइट्रोजन में क्या बोला है कि मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है ना। क्या होता है कि जो वायु का एक भाग होता है वह अब भी गिलास में ही रह जाता है ना। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते, ठीक है। अब जो गिलास में बहुत सी वायु है ना, वायु जमा होगी। अब जो वायु इससे ज्वलनशील होगी, जो जलाएगी, वह खत्म हो जाएगी तो यह जलना बंद हो जाएगा। पर इसमें गिलास के अंदर तो कोई वायु बची है ना। तो कैसी वायु बचेगी, जो जलने में सहायक नहीं होती। अब वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वह क्या कहलाता है, नाइट्रोजन कहलाता है ना। अब जो जलने में सहायक नहीं है तो वह क्या हो गया, नाइट्रोजन, और जलने में सहायक ऑक्सीजन है, ओके। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और ये हमारे जीवन में
क्या इम्पोर्टेंट रखती है। अब एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी, है ना? क्या होता है कि जैसे आप एक कमरे में बंद है और वहाँ कुछ जल रहा है, तो कुछ देर बाद आपको घुटन सी महसूस होने लगती है। होती है ऐसी, जैसे क्या होता है कि कभी-कभी आप बिल्कुल पूरा ओढ़कर सो जाते हैं, है ना? चादर ढक के सो जाते हैं, तो क्या होता है आपको कुछ देर में घुटन महसूस होने लगती है। ऐसा आपने देखा होगा। तो वो क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हमें घुटन महसूस होती है। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है ना? जब किसी वस्तु को हम जलाते हैं तो क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमें तो घुटन होना ही है ना? हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है? जो वायु जिससे बनी है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, है ना? जो फसल के अवशेष होते हैं, जिसे हम कभी जला देते हैं या सूखी पत्तियों को हम जला देते हैं, तो वह नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है? जिससे कि हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, धूल तथा धुआं। अब ये धूल क्या है और धुआं क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। जब ईंधन जलता है या कोई पदार्थ जल रहा होता है तो उससे क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है ना? अब धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। जैसे कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ जलाते हैं, है ना? जैसे पॉलीथीन वगैरह या प्लास्टिक की कोई चीज़ें, तो हम क्या बोलते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो हम क्या करते हैं, उसे बुझा देते हैं, है ना? जलने नहीं देते, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, धुआँ निकलता है जिससे गैस निकलती है और धूल-कण होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। अब इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं ना, जो कारखाने होते हैं उसमें क्या होती है, लंबी चिमनियाँ होती है जिससे कि उससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो वायुमंडल की जो सतह होती है उससे ऊपर चली जाए ताकि वह नीचे आकर हमें प्रदूषित ना करे। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती है ना? क्या होता है कि हमारे नाक से तो काफी दूर हो जाती है, पर जो आकाश में उड़ते हुए पक्षी होते हैं तो उनके बिल्कुल पास में चली जाती है। अब वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं, है ना? वायु में क्या होता है, धूल के कण हमेशा होते हैं। यदि अच्छी तेज हवा चल रही हो और आपकी आंखें खुली हो तो आपकी आंखों में देखा होगा आपने कि ये धूल के कण चले जाते हैं ना, तो इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि वायु में धूल के कण पाए जाते हैं, ठीक है? अब देखिए क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में बोला है, अपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए और सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दे तथा पर्दा आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दे। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा कमरा देखना है जिसमें कि धूप आ रही हो और फिर क्या करना है, उसे सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देनी और पर्दे भी लगा देना है जिससे कि पूरा अंधेरा हो जाए। अब जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, है ना? जिस ओर से क्या आ रहा है, थोड़ा सा लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो उस साइड का खिड़की या दरवाजा को थोड़ा सा ओपन करके रखिए जिससे कि जो सनलाइट है वो एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके, ठीक है? अब जैसे ही थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो वहां से लाइट आ जाता है। अब अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। अब क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें आ रही है उसे हमें ध्यान पूर्वक देखना है। अब कई बार हमने घर में भी ऐसा देखा होगा, जैसे क्या होता है कि हमारे घर में खिड़कियां होती है ना, तो वहां से सनलाइट आता है तो ऐसी एक ऐसा लगता है जैसे किसी कोई टॉर्च मार रहा हो, है ना? उतनी ही जगह में। और देखा होगा कि कई ऐसे छोटे-छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको, है ना? कभी आप ऐसा घर में करके देखिएगा, आपको ऐसा दिखेगा जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ से देखा होगा आपने कि जब ये ऐसा दिखाई देता है तो यहाँ पर कुछ उड़ते हुए नज़र आता है आपको, है ना?
तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके धूल के कणों का पता लगा सकते हैं। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं, है ना? ये कण क्या है? तो वही बताया मैंने कि आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, है ना? आप जैसे पढ़ते हैं तो ये चीजें आपको याद आते जाती है ना? अब अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। जैसे अत्यधिक सर्दियों का टाइम में क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तियों से छनकर आती हुई दिखाई देती है ना? तो उनमें क्या दिखाई देंगे आपको, जो लाइट आता है, किरण पुंज आता है, उसमें आपको कुछ धूल के कण दिखाई देंगे, है ना? यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। अब जैसा टाइम होगा या जैसा स्थान होगा उसके साथ धूल के कण भी बदलते जाएंगे। ओके। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं ना। जैसे आप सांस लेंगे तो वायु अंदर लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो वायु बाहर आती है। ठीक है। अब धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होती है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वायु में क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं। अब वायु हम कैसे करते हैं, सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं, तो है ना। अब जब वायु में धूल के कण हो गए तो जब हम सांस लेंगे तो हमारे नाक में भी धूल के कण जाएंगे, हमारे श्वसन तंत्र तंत्र में भी जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है कि हमारे नाक में देखा होगा आपने छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और कुछ श्लेष्माएं होती है जो कि इस कण को अंदर जाने से रोकती है। ठीक है। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुख से सांस लेने के कारण डांटा हो, है ना? कई बार ऐसा क्या होता है कि जब आपको सर्दी हो जाती है और आप नाक से सांस नहीं ले पाते तो आप क्या करते हैं, मुंह से सांस लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि हमारे मुंह में कोई बाल या कोई श्लेष्मा तो है नहीं जो कि धूल के कणों को रोकेगी, है ना। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली हमारे बॉडी में कुछ धूल के कण चले जाते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। ठीक है। इससे हम यह जान सकते हैं, यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु में क्या क्या होती है, कुछ गैसें होती है, जलवाष्प होता है और धूल के कण भी पाए जाते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है, जिससे कि कंप्लीट एक वायु बनता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। अब जैसा जैसा स्थान होगा उसमें कुछ भिन्नता आ सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है ना। वायु में क्या होता है कि अधिकतर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि ये देखिए, एक वायु की संरचना है तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, फिर ये ऑक्सीजन है और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और दूसरी गैसें हैं, है ना। देखिए यहाँ पहली कुछ पूछ रही है, पहले हम बुझो का पढ़ लेते हैं। बुझो आपसे यह पूछ रहा है कि चित्र 15.8 में पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है। देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी ने एक मुखौटा पहना है, जिससे कि वह क्या होता है, देखिए जब ट्रैफिक चलेगा तो ट्रैफिक चलती है तो जो बाइक से, मोटर कार से क्या होता है, ये धुआं निकलता है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है ना। इसमें कई प्रकार के हानिकारक गैसें और कुछ कण भी होंगे। तो देखिए उन्हें क्या करना होता है कि इनके बीच में रहना होता है। अब यहाँ पूरा प्रदूषित एरिया है, ठीक है। अब नाक से सांस लेंगे तो भी तो जो हानिकारक गैस है वो जाएगी, है ना, मुंह से। इसलिए वे पहने होते हैं ताकि जो वायु होती है वो कैसी हो, फिल्टर होकर जाए, है ना, जिससे कि उन्हें कोई नुकसान ना हो।
अब यहाँ क्या बोला है, पहेली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है? क्योंकि लगातार वहाँ वायु चलते रहती है तो वायु के जो में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं। अब बुझो जानना चाहता है कि आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है? जैसे ही आप कंबल लपेटेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो ज्वलनशील जो गैसें हैं वो खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाती है ना? जैसे आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पर रेत रखी जाती है ना? रेत होती है ताकि जब भी अगर आग लगने की कोई भी ऐसी कंडीशन हो तो रेत क्या करता है कि अ, जो क्या होता है जो आग को जलाने वाले जितने भी क्या होते हैं अवयव होते हैं उनके घनत्व में जो रेत का घनत्व होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है जिससे कि वह उन पर भारी पड़ता है ना? और उससे आग बुझ जाती है। ठीक है? क्या आपको ये बात पता थी? यदि पता नहीं थी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था वायु की संरचना, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है, ठीक है? अब ये जो दोनों गैसें हैं ये क्या करती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये वायु का पूरा एरिया कवर करके कितने परसेंट भाग बना लेती है इसका? 99%। अब शेष जो 1% है उसमें क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प, ठीक है? ये इसका 1% भाग होता है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? इससे पहले भी हमने लेसन में पढ़ा है कि पानी में रहने वाले जीवों को और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ठीक है? अब क्रियाकलाप 5 देखिए, किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, ठीक है? हमें एक पॉट में क्या लेना है? थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसको धीरे-धीरे में गर्म करते रहना है। अब पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। अब जैसे वह उबलने वाला होता है, उससे पहले हमें उस पात्र को अच्छे से ध्यान से देखना है। आपको कुछ बूंदें दिखाई देगी व्हाइट-व्हाइट सी, है ना? क्या आप छोटे-छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? आपने देखा जैसे कि इस डायग्राम में बताया है ना, जैसे पानी उबलने वाला है, उससे पहले आपको देखिए व्हाइट व्हाइट से कुछ बूंदें दिखाई दे रही है, दिखाई देती है। अब पहेली को क्या जानना है? पहेली जानना चाहती है कि क्या ये छोटे-छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायु रोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं। अगर आप इसका अंतर नहीं जानते तो ऐसा कीजिए और देखिए, है ना? अब क्या बोल रहा है कि हमें क्या यह पानी में जो वायु की मात्रा है वो तब भी दिखाई देगी बोल रही है जब हमने एक बार पानी को कैसा कर लिया है? गर्म कर लिया है और अब वो कैसा है बोतल में? ठंडा है। तो क्या अब भी हमें ऐसा दिखाई देगा? ये पूछ रही है, ठीक है? तो आप ऐसा करके देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। अब वो बुलबुले काहे के कारण बनेंगे? जो पानी में वायु घुली हुई है उसके कारण बनेंगे, है ना? जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा कि जैसे आपने थोड़ा-थोड़ा गुनगुना किया है तो उससे बूंदें बन जाएगी और यदि उसे हम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं तो जो पानी होता है वाष्प के रूप में बदल जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए क्या करते हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है? हमने ये पढ़ा था कि जो भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं वे क्या करते हैं कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है? जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना? जो जीव कैसे होते हैं? मिट्टी में दबे हुए होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, तो वे भी सांस लेते हैं क्योंकि वो भी जीव है ना?
जो जितने भी सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं, तो चाहे वो कहीं भी हो उन्हें आवश्यकता तो होगी ही, काय की आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की। अब क्या ऐसा नहीं है वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते होंगे? अब जो मिट्टी के अंदर है तो उन्हें वायु कहाँ से मिलती होगी, इसके बारे में अब जानेंगे हम। ठीक है, तो एक क्रियाकलाप करेंगे और उसमें क्या करना है हमें, एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए। अब हमें क्या करना है, एक बीकर ले सकते हैं या कांच का गिलास लेना है और उसमें क्या करना है, हमें एक मिट्टी का ढेला लेना है। अब इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। अब जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे तो देखेंगे कि वह मिट्टी का जो ढेला होता है धीरे धीरे कैसे होते हैं उसमें बुलबुले निकल कर आते हैं और वह घुलने लगती है। ठीक है, तो क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी वायु होती है। ठीक है, अब जैसे ही आप पानी डालेंगे तो कुछ बुलबुले आएंगे ऊपर, है ना, और वो धीरे से घुलने लगती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मिट्टी में भी वायु पाई जाती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। अब मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करती है। ठीक है, अब जो बुलबुले दिखाई आते हैं तो वो क्या है, वायु है। तो अब जो मिट्टी में रहने वाले जीव है या पौधे हैं श्वसन क्रिया के लिए क्या करते हैं, उस मिट्टी की वायु से ही श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, अब मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी माद तथा छिद्र बना लेते हैं। अब मिट्टी के जो जीव होते हैं वो कैसे करते हैं, गहरी मिट्टी में बहुत ही बड़े बड़े छिद्र बना लेते हैं। अब इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि आपने सांप चूहे को देखा होगा, क्या होते हैं, बिल बना के रहते हैं ना, तो बिल बनाकर रहते हैं पर क्या ऊपर से उनका बिल ढका हुआ होता है, क्या नहीं होता, ओपन होता है, जिससे कि क्या होता है कि वायु अंदर भी जा सकती है और बाहर भी निकल सकती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उन छिद्रों में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। अब इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। जब भी बारिश होती तो क्या होता है कि जो जमीन के अंदर रहने वाले जीव है वो कैसे हो जाते हैं, जब बाहर आ जाते हैं। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? जैसे आपने मेंढक को देखा होगा, है ना, जो सांप होते हैं, केंचुए होते हैं, जितनी भी चीजें जो जमीन के अंदर होती है, ये अधिकतर कब निकल कर आते हैं, जब बारिश का टाइम होता है। जब अधिक वर्षा होती है तो ये क्या करते हैं, ऊपर जमीन पर आ जाते हैं, है ना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती, है ना। क्या बोल रहा है कि जो हम सभी जानते हैं कि जो सारे जीव है वो काय का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का इतना उपयोग होने के बावजूद भी वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त नहीं हो रही है, क्यों नहीं होती है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिस्थापित कौन करता है। अब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है जो दिन ब दिन कम हो रही है, तो उसे फिर से उसकी मात्रा को बनाए कौन रख रहा है, ये देखेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन उत्पन्न करनी होती है ना। तो देखिए हम डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं कि अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। जब हमने अध्याय अध्याय 7 में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना, और जब भोजन बनाते हैं तो उससे क्या होती है, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है ना, ठीक है, जो कि इस मात्रा को पूरी करती है। अब इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, भोजन तो बनाते ही है, साथ में उन्हें ऑक्सीजन भी उत्पन्न कर लेते हैं। अब पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब जितनी की ऑक्सीजन वे बनाते हैं या
उपयोग करते हैं तो उससे अधिक ऑक्सीजन वह छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसीलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब इसका प्रतिस्थापन है वे कौन करते हैं, पौधे करते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और शुद्ध ऑक्सीजन लीजिए, ठीक है। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब जो जीव जंतु है या हम हैं तो हम पौधों के बिना जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यदि पौधे ही नहीं होंगे तो जितनी वायुमंडल में ऑक्सीजन होगी उतनी ग्रहण करेंगे और बाकी हम जीवित नहीं रह सकते। यदि पेड़ पौधे हैं तो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, है ना, उसकी मात्रा यदि कम भी हो जाती है पर पेड़ पौधे अधिक है तो उसकी मात्रा को पूरा कर देते हैं। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो पौधों के द्वारा श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण बना रहता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब जो ये पूरा एक सर्कल ही चलता है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। हम भी पेड़ पौधे पर डिपेंड है, हमारे ऊपर भी कोई डिपेंड होता है, ठीक है। कुछ जंतुओं के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये सब जो एक सर्कल है वो चलते रहता है। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। यह हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो यदि पृथ्वी पर हमें जीवित रहना है तो उसके लिए वायु हम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या वायु के कोई और भी उपयोग हो सकते हैं? एक हमें जीवित रहने के लिए तो है, क्या इसके दूसरे भी उपयोग है? इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? चित्र 15.2 को देखिए। ये क्या है? एक पवन चक्की है ना? आपने कभी देखी होगी, ठीक है। अब ऐसे आपके इस एरिया में हो तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है। बाकी हमने मूवियों में, सीरियल्स में ऐसी बहुत से पवन चक्कियाँ देखी हैं। अब ये पवन चक्कियाँ क्यों होती है? वायु पवन चक्की को घुमाती है ना। वायु क्या करती है कि पवन चक्की को घुमाती है। तो जो पवन चक्की होती है काफ़ी ऊंचाई पर होती है ना, इससे पंखे बने होते हैं जो कि इस डायग्राम में दिया गया है। तो ये घूमने लगते हैं, ठीक है। अब पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है, ठीक है। जो पवन चक्की का उपयोग वो काय के लिए होता है? ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए और आटा चक्की को चलाने के लिए। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज़ों को चलाने में सहायता करती है, ठीक है। तो जो वायु है वो पवन चक्की को घुमाती है जिससे कि क्या होता है, ट्यूबवेल से पानी निकलता है, आटा चक्की चलती है ना, और उससे विद्युत भी उत्पन्न होती है। तो ये इसका कारण क्या है? वायु है। तो वायु नाव को भी खेने के काम आती है, ग्लाइडर को भी चलाने के, पैराशूट, हवाई जहाज को भी चलाने में मदद करती है, ठीक। अब पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं, ठीक है। यदि वायु होगी वायुमंडल में तो पक्षी, चमगादड़ और कीड़े भी उड़ पाएंगे, नहीं तो उड़ पाएंगे क्या? नहीं उड़ सकते हैं। अब वायु बहुत से पौधे के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। अब जो वायु होती है वो क्या करती है? पौधों के बीजों को और फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में भी मदद करती है। अब वायु में क्या होता है कि जो परागकण उड़ते उड़ते चले जाते हैं, है ना, जिससे कि उनकी एक अलग प्रजाति बन जाती है। अब जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जल चक्र चलते रहता है तो उसमें भी वायु की एक बहुत अच्छी भूमिका होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा वायु के बारे में, है ना, कि वायु हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वायु से कौन कौन से हमारे काम होते हैं, है ना। वायु, यदि वायु है तो हम जीवित है और वायु नहीं तो हम जीवित नहीं हैं, ठीक है। अब वायु कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन से कण, उसमें कुछ धूल कण भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हमने इस वीडियो में देखा या इस लेसन में पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।